प्यारे बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से क्लास 10th के बच्चों के लिए बोर्ड परीक्षा की तैयारी संबंधी महत्वपूर्ण सुझाव बताने वाला हूं, जिसे यूपी बोर्ड ने खुद अपने ऑफिशियल वेबसाइट पे जारी किया हुआ है। बच्चों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को ये बताने वाला हूं कि अगर आप सभी लोग क्लास 10th में हैं और आपको 2023 बोर्ड एग्जाम देना है, तो यूपी बोर्ड ने आप सभी को कुछ सुझाव भेजे हैं कि आपको पहली बार बोर्ड के पेपर में बैठना है तो बोर्ड के पेपर में कौन कौन सी गलतियां नहीं करना है, सब कुछ मैं आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं। जैसे कि बच्चों, आप सभी को पता है कि आप सभी की जो परीक्षाएं हैं 16 फरवरी से स्टार्ट हो गई है और बोर्ड के पेपर में पहली बार आप पेपर देने जा रहे हो तो बहुत सी गलतियां कर सकती हो। इसी के संबंध में यूपी बोर्ड ने अपने ऑफिशियल वेबसाइट पे कुछ सुझाव भेजे हैं ताकि आप इसे बढ़िया से समझ लो, पढ़ लो और ये गलती आप सभी को बोर्ड के पेपर में नहीं करना है। बच्चों, इस वीडियो के माध्यम से हिंदी, गणित, अंग्रेजी, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, संस्कृत, जितने भी यहाँ पे सब्जेक्ट होने वाले हैं उन सभी सब्जेक्टों में आप सभी को कौन कौन सी गलतियां नहीं करना है, सब कुछ मैं आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं। और बोर्ड के पेपर में कैसे अच्छे से अच्छे अंक स्कोर कर सकते हैं ये भी मैं आप सभी को वीडियो के एंड में बताने वाला हूं। तो बच्चों, आज का जो हमारा वीडियो होने वाला है सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। वीडियो को ध्यान से देख लेना, अंत तक जरूर देखना, लाइक कर देना, शेयर कर देना, अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना। आइए सबसे पहले समझ सकते हैं हाई स्कूल परीक्षार्थियों हेतु बोर्ड परीक्षा की तैयारी संबंधी महत्वपूर्ण सुझाव। ये खुद अपने ऑफिशियल वेबसाइट पे यूपी बोर्ड ने जारी किया हुआ है। जैसे कि समझ सकते हैं कि माध्यमिक शिक्षा परिषद की आधिकारिक वेबसाइट upmsp.edu.in पर पाठ्यक्रम एवं मॉडल प्रश्न पत्र उपलब्ध हैं, उनका भली भांति अध्ययन कर ले। जितने भी विद्यार्थी क्लास 10th में और जिनको 2023 बोर्ड एग्जाम देना है वो मॉडल पेपर, प्रैक्टिस पेपर, प्रीवियस ईयर पेपर या ओरिजिनल पेपर जरूर से जरूर लगा कर जाएंगे, तभी उनकी तैयारी अच्छे से अच्छे इंप्रूव हो जाएगी। यही बात बोला जा रहा है। अगले लाइन में आप ये बताया जा रहा है कि विद्यार्थी अपने स्वयं की समय सारणी अवश्य बना करके पढ़ें, जिससे सभी विषयों की निर्धारित पाठ्यक्रम की पुनरावृत्ति हो सके, रिवाइज आप कर सकें। यदि किसी भी विषय में कोई टॉपिक या अवधारणा या कोई भी सब्जेक्ट आपको समझ में नहीं आ रहा है, उसको क्या करना है, अपने अध्यापक से पूछ लेना है या आप मेरे भी यूट्यूब चैनल पर जाकर के सर्च कर लोगे, मिल जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं कि पुनरावृत्ति के साथ साथ समय का प्रबंधन भी अवश्य करें। ऐसा ना हो कि आप रिवाइज बढ़िया से कर लें लेकिन आप इतना स्लो रिवाइज कर रहे हैं कि आपका टाइमिंग खत्म हो गया रिवाइज करते करते, फिर एक ही सब्जेक्ट में आपका पूरा टाइम खत्म हो गया। ऐसा आप सभी को बिल्कुल भी नहीं करना है और आप सभी को समय का भी ध्यान देना है कि कितने समय में कितने मतलब कि मॉडल पेपर, प्रैक्टिस पेपर या प्रीवियस ईयर पेपर को हल करना है। ठीक है, आगे बात करते हैं कि विषय से संबंधित गुणवत्तापूर्ण शैक्षिक सामग्री, वीडियोज आप सभी को बताया जा रहा है कि मेरे भी यूट्यूब चैनल पर मिल सकते हैं। यूट्यूब चैनल का नाम है ऑनलाइन स्टडी सीरीज। ठीक है, आगे बात करते हैं प्यारे बच्चों, अब की बार जो आप सभी का 10th का जो पेपर आएगा हर एक सब्जेक्ट का वो 2 खंड में डिवाइड किया जाएगा। ठीक है, खंड अ और खंड ब। ठीक है, खंड अ में सभी को पता है कि 20 MCQ यानी कि 20 बहुविकल्पी पूछे जाएंगे और खंड ब में 50 नंबर के वर्णनात्मक प्रश्न पूछे जाने वाले हैं और बहुविकल्पी प्रश्नों का उत्तर जो होगा वो एमआर आंसर शीट पे देना होगा और वर्णनात्मक प्रश्नों के लिए आप सभी को उत्तर पुस्तिका मिलने वाली है, जो कि मैंने ऑलरेडी पहले से ही बता रखा हूँ। ठीक है, आगे बात करते हैं ओएमआर सीट को उत्तर सुनिश्चित हो जाने के पश्चात ही सावधानी पूर्वक भरना है। ओवर राइटिंग, कटिंग वगैरह या किसी भी मार्कर या किसी भी इरेजर या किसी भी व्हाइटनर का इस्तेमाल नहीं करना है। पढ़ने के बाद ही आप सभी को पेपर को हल करना है। उत्तर पुस्तिका में जितने प्रश्न दिए गए हैं, जितने यहाँ पे प्रश्न बोला जा रहा है उतने ही प्रश्न को हल करना है और खंडवार प्रश्नों को उत्तर खंडवार ही लिखना है। ठीक है, जो भी आप क्वेश्चन कर रहे हैं उसका अंक यहाँ पे दिया जाएगा, उसको प्रश्न संख्या मिला करके लिखना है। ऐसा ना हो कि प्रश्न संख्या 1 कर रहे हो और प्रश्न संख्या 2 का हेडिंग लगा रहे हो तो फिर नंबर यहाँ से नहीं मिलेंगे, नंबर कट दिए जाएंगे। एक बात और आप सभी को बताना चाहता हूँ कि प्रश्न पत्र में जितने प्रश्नों का उत्तर स्पष्ट हो उसको सबसे पहले हल कर लो, समय को नष्ट ना करो। देखो, ऐसा ना हो कि आपको मान लो 5 नंबर प्रश्न सबसे पहले आ रहा है तो सबसे पहले आप 5 नंबर प्रश्न को हल कर डालो, क्योंकि ऐसा नहीं होगा कि अगर आप नंबर वाइज करोगे, सीरियल से करोगे तो अभी आपको नंबर पूरा में पूरा मिलेगा। ऐसा नहीं है, जो आपको अच्छा लगे, जो आपको बढ़िया लगे उसी प्रश्न को सबसे पहले हल करना है। ठीक है, लेकिन एक बात और, उत्तर पुस्तिका में कार्य स्वच्छता एवं स्पष्टता से करना है। उत्तर पुस्तिका में जो भी आप आंसर लिखेंगे बढ़िया से लिखेंगे, मतलब कि बढ़िया राइटिंग में लिखेंगे, काट पीट वगैरह नहीं करेंगे। ठीक है, आगे बात करते हैं
प्रश्न पत्र पूरा हल करने के पश्चात सुनिश्चित कर लेना है कि आपका जो प्रश्न दिया गया है, ठीक है, सभी प्रश्न को कर लिया है कि नहीं कर लिया है, एक भी प्रश्न को छोड़ना नहीं है, ठीक है। और प्यारे बच्चों, हम बात करेंगे एक एक सब्जेक्ट के बारे में कि हिंदी में कौन कौन सी सावधानियां बरतना है, हिंदी का पेपर कैसा आएगा, उसमें कौन कौन से टॉपिक पूछे जाएंगे, फिर गणित में बताऊंगा, फिर अंग्रेजी में बताऊंगा, इसी तरीके से हर एक सब्जेक्ट की बताने वाला हूँ, ठीक है। वीडियो को ध्यान से सावधानी से एकदम देखते रहो, ठीक है। आइए बात करते हैं क्लास 10th के बच्चों के लिए हिंदी का विषय है। हिंदी विषय के अंतर्गत सभी को पता है कि गद्य, पद्य, संस्कृत खंड, व्याकरण, काव्य सौंदर्य खंड, काव्य एवं निबंध सम्मिलित होते हैं। इतने सारे टॉपिक आप सभी के बोर्ड के पेपर में पूछे जाएंगे और परीक्षा में सफलता प्राप्त करने के लिए समय का उचित प्रबंध करके संपूर्ण पाठ्यक्रम का एकाग्रता पूर्वक पुनरावृत्ति करें एवं विषय को रटने के स्थान पर भली भांति समझ करके पढ़ना चाहिए, ठीक है। देखो बच्चों, आप सभी के बोर्ड के पेपर में गद्य, पद्य, संस्कृत खंड, व्याकरण, काव्य सौंदर्य खंड, काव्य और निबंध ऐसे मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, जो कि बोर्ड के पेपर में पूछे जाएंगे। सबसे पहले करना क्या है, रिवाइज करो। अब देखो टाइम भी कम बचा है, अब रिवाइज करो, नया टॉपिक नहीं पढ़ना है, जितना पढ़ लिया हो उसी को रिवाइज करो। और जो भी आप सभी को निर्धारित काव्य का अध्ययन करना है, ठीक है, कविता का भी उसमें यहाँ पे याद करना है, जैसे यहाँ पे पूछा जा रहा है कि रस छंद अलंकार में, ठीक है, ये टॉपिक बोर्ड के पेपर में 6 नंबर में हमेशा पूछा जाता है, इसको भी तैयार करना है, हमेशा पूछा जाएगा। इस बार भी 100% गारंटी दे रहा हूँ कि अब की बार भी 6 नंबर में टॉपिक पूछेगा ही पूछेगा, ठीक है। रस पूछेगा, छंद पूछेगा, अलंकार पूछेगा और ये तीनों टॉपिक 2-2 नंबर में पूछे जाते हैं। गद्य के अंतर्गत लेखकों की रचनाओं को पढ़ते समय प्रत्येक अध्याय के मूल भाव को समझे तथा सारांश, उद्देश्य एवं भाषा शैली को अपने शब्दों में लिखने का भी अभ्यास करना चाहिए, ठीक है। जितना बता रहा हूँ उतना आप सभी को करना है। इसी तरीके से आप सभी को गद्य का कर लिए, फिर पद्य कर लो, सेम टू सेम वही बात है, ठीक है। अब देखो शब्द रचना के तत्व, यहाँ पे देखो व्याकरण में उपसर्ग आएंगे, प्रसर्ग आएंगे, समास, परिवाची, तद्भव, तत्सम, ठीक है, इत्यादि नियम को पढ़ना है, भली बात समझ लेना है। और इसी से क्वेश्चन यहाँ पे पुटअप किए जाएंगे बोर्ड के पेपर में। ये हमेशा आते हैं और इस बार भी आएंगे, लेकिन एमसीक्यू में आएंगे, ठीक है, एमसीक्यू में आएंगे, आपसे पूछ जाएंगे, आप सभी को हल करना है। आगे बात करते हैं परीक्षा के पूर्व गत वर्ष के प्रश्न पत्र एवं आदर्श प्रश्न पत्र को, यानी कि मॉडल पेपर को आप सभी को तैयार करना है और इसी को बढ़िया से रट लेना है। इसी में से क्वेश्चन आप सभी से पूछे जाएंगे, ठीक है। सर्वप्रथम प्रश्न पत्र को पढ़ें, प्रश्न पत्र में दिए गए निर्देशों को अच्छी तरीके से समझने का प्रयास करें, ठीक है। जो भी आपके क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन दिए गए हैं उनको सावधानी पूर्वक पढ़ लो। जब प्रश्न समझ में आ जाएगा तो आसानी से उसी से टॉपिक से रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन को आंसर दे देना है, ठीक है। आगे बात करते हैं, उत्तर लिखते समय अंक के अनुरूप शब्द सीमा का ध्यान रखना है। ऐसा ना हो कि 2 नंबर का क्वेश्चन है, आप 2 पेज में लिख रहे हो, ठीक है, तो ये बेकार की बातें हैं। आपको 2 नंबर ही मिलेगा, 2 नंबर का क्वेश्चन है तो 2 नंबर से 10 नंबर नहीं मिलेगा। निबंध का टॉपिक है तो निबंध में कम से कम आप सभी को 2 पेज लिखना पड़ेगा, ठीक है, कम से कम 2 पेज तो लिखना ही पड़ेगा। ऐसा ना हो कि निबंध लिख रहे हो तो यहाँ पे 4 लाइन में लिख दोगे तो आपका 9 नंबर मिल जाएगा, ऐसा बिल्कुल ही नहीं किया जाएगा, ठीक है। इस बात को यहाँ पे ध्यान समझना है। अगला हम बात करेंगे, देखो जीवन परिचय कैसे लिख सकते हो। जीवन परिचय, कवि का जीवन परिचय, लेखक का जीवन परिचय हमेशा पूछा जाता है, जाहिर सी बात है 3-3 नंबर में आता है, ठीक है, इस बार भी आएगा, ठीक है। यहाँ पे देखो कबीरदास का जीवन परिचय के बारे में बताया गया कि इनके जीवन परिचय कैसे लिखोगे। सबसे पहले जन्म लिखोगे, इनका जन्म कब हुआ था, ठीक है, जन्म स्थान कहाँ पे हुआ था, इनके माता पिता का नाम क्या था, इनका व्यवसाय कैसा था, ठीक है, भाषा शैली इनकी क्या थी, इनका रचना का नाम लिख दो और इनकी मृत्यु कहाँ पे हुई थी, कब हुई थी, किस डेट को हुई थी। इतना बात आप सभी को याद रखना है, 3 नंबर यहाँ से मिल जाएंगे, ठीक है। और सभी को बातें बकवास नहीं लिखना है, इसी क्रम से लिख देना है, आपको बढ़िया से नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। देखो एक बात और, जीवन परिचय अगर आप देखो इतना सारा चीज़ लिख दोगे, बकवास की बातें नहीं भी लिखोगे, ठीक है, बस खाली फ्लो चार्ट बना लोगे, जन्म स्थान, माता पिता, भाषा शैली, कृतियाँ, मृत्यु, आपको इसी में से नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि पैराग्राफ के माध्यम से लिखोगे तभी मिलेगा। तो यहाँ पे बताया गया है कि पैराग्राफ आधारित प्रश्नों को हल करने से पूर्व 1 से अधिक बार अवश्य पढ़ लें और प्रश्न को अच्छी तरह समझ करके ही उत्तर को लिखना है, समझ गए। चलो आगे बात करते हैं, उत्तर लिखते समय व्याकरण के नियमों एवं विराम चिन्हों जैसे कि अल्प विराम, पूर्ण विराम इत्यादि का सावधानी पूर्वक के आप सभी को समझना है और कहाँ पे कैसे किस चीज़ का इस्तेमाल करना है इसको यहाँ पे लिखना है, ठीक है। आगे बात करते हैं कि निबंध लिखने के लिए चयनित प्रकरण को कुछ प्रमुख बिंदुओं में विभाजित कर लेना चाहिए। जैसे यहाँ पे देखो मैंने कई बार बता रखा है कि निबंध कैसे लिखते हैं, किस तरह से लिखते हैं और निबंध लिखते समय कौन कौन सी गलतियाँ नहीं करना है, मैंने ऑलरेडी
पहले से बता रखा है। जैसे प्रस्तावना, प्रस्तावना से पहले मैंने एक हेडिंग बताया था रूपरेखा। अब रूपरेखा में सारे हेडिंग इंक्लूड कर दिया जाता है। जैसे प्रस्तावना, ठीक है, उसका विस्तार, निवारण, कारण, ठीक है, उसका अंत में लिखोगे उपसंहार, ठीक है। इस क्रम में लिखोगे, आपका यहाँ पे 9 नंबर कहीं नहीं जाने वाला, मिल जाएगा, ठीक है। आगे बात करते हैं कि संस्कृत खंड पर आधारित अवतरण का संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या बढ़िया से लिखना है, ठीक है। अपने जिले के लिए जो भी आपके खंड काव्य के आधार पर प्रश्न को पूछे जाते हैं उसको यहाँ पे लिखना है। अब आगे बात करेंगे सामाजिक विज्ञान के बारे में, ठीक है। बहुत से बच्चों का सामाजिक विज्ञान में दिक्कत रहता है, कौन कौन से टॉपिक पूछे जाएंगे, कहाँ से पूछे जाएंगे, इसके बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे समझो, सामाजिक विज्ञान विषयों के अंतर्गत 4 विषयों यथा, जैसे आप समझ सकते हैं इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र का समावेश होता है। सामाजिक विज्ञान के इन्हीं 4 सब्जेक्ट के बारे में पूछे जाएंगे। सबसे पहले इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र और अर्थशास्त्र का से क्वेश्चन पुटअप किए जाएंगे, ठीक है। बढ़िया से, अब तो टाइम कम बचा है, अब खाली रिवाइज करना है, जितना पढ़ लिया हो ना उतना रिवाइज करो, ठीक है। जो भी प्रीवियस ईयर पेपर है उसको लगाओ, ठीक है। लगाओगे, आसानी से लगाओगे, और कहाँ पे किस चित्र का बनाना है, कहाँ फिगर बनाना है, कैसा ग्राफ बनाना है, सब कुछ में, ठीक है, ऑलरेडी पहले से ही बता रखा हूँ। और देखो मानचित्र संबंधी कार्य करना है, ठीक है। तो मानचित्र कैसे भरना है, देखो भूगोल के मानचित्र संबंधी प्रश्नों को दर्शाने के लिए प्रश्न पत्र में दिए गए चिन्हों का अवश्य प्रयोग करें, ठीक है। जैसे मान लो पूछा जा रहा है कि गंगा नदी कहाँ पे है, और गंगा नदी को दिखा दिया कि इस चिन्ह से डिनोट करना है, तो बताना है कि भाई गंगा नदी कहाँ से निकलती है, कहाँ जा करके मतलब खत्म होती है, इसके बारे में। चाहे बोल देगा कि जूट का सबसे ज़्यादा निर्यात कहाँ पे होता है, ठीक है। इसके बारे में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, साइन के साथ उसको डिनोट करना होता है, कई बार बताया हूँ, ठीक है। जैसे यहाँ पे समझ सकते हैं कि फ्लो चार्ट के माध्यम से भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक बता सकते हैं। जैसे पूछ दिया कि भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक बताइए, तो इस तरीके से आप बता सकते हैं कि प्राथमिक क्षेत्रक में कौन कौन आता है, कृषि आता है, मत्स्य पालन आता है, खनन आता है। द्वितीय क्षेत्रक में कौन कौन आता है, चीनी उद्योग, कपड़ा उद्योग आता है। तृतीय क्षेत्रक में कौन कौन सा आएगा, बैंकिंग, संचार, बीमा, रेलवे आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आप ग्राफ के माध्यम से भी बना करके आंसर दे सकते हैं, ठीक है। समझ गए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जितना क्वेश्चन का नंबर है पूछा जा रहा है उसी नंबर के हिसाब से आप सभी को बोर्ड के पेपर में हल भी करना है, ठीक है। जितना प्रश्न पूछा जाए, जो आपसे बातें पूछी जाए उसी के बारे में यहाँ पे लिखना है। ऐसा ना हो कि मतलब कि टॉपिक कुछ और है, किसी और टॉपिक के बारे में लिख रहे हो तो वहाँ पे नंबर कट जाएंगे, समझ गए। चलो अब आगे बात करेंगे विज्ञान के बारे में, ठीक है। तो कि देखो विज्ञान सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है और सब्जेक्ट है। विज्ञान स्कोरिंग सब्जेक्ट है। अगर आप चाहोगे तो विज्ञान में 70 में 70 स्कोर कर सकते हो, आराम से स्कोर कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। समझो पहले कैसे स्कोर कर रहे हो। सबसे पहले यहाँ पे समझ सकते हैं कि विज्ञान के निर्धारित पाठ्यक्रम को पढ़ें और समय सारणी का भी निर्माण करें। अपना खुद टाइम टेबल बनाओ और उसी के हिसाब से पढ़ो। विगत वर्षों के बोर्ड परीक्षा में रसायन विज्ञान के प्रश्न पत्र को, मॉडल प्रश्न पत्र को पढ़ो। फिर इसी तरीके से भौतिक विज्ञान पढ़ो, फिर बायोलॉजी पढ़ो, ठीक है, जीव विज्ञान पढ़ो। और अगर आप चाहो तो upmsp.edu.in पर जा करके मॉडल प्रश्न डाउनलोड भी कर सकते हो, समझ में आ गया। और वहाँ पे नहीं मिलेगा तो एक बार कमेंट करके बता देना, मैं कहाँ से मिलेगा बता दूंगा, ठीक है। अध्याय में दिए गए प्रकरणों का बिंदुवार नोट्स बनाएं। जो भी आप सभी को नोट्स वगैरह है, नोट्स वगैरह बना लो, ठीक है। जिसके यहाँ पे बताया गया कि अध्याय से संबंधित प्रकरणों को फ्लो चार्ट बना करके याद करें। इससे यहाँ पे बताया गया कि जो भी आप सभी के चैप्टर हैं, टॉपिक है, उसको इस माध्यम से याद कर सकते हैं। इससे यहाँ पे बताया गया कि पौधों में अलैंगिक जनन कैसा होता है। एक यहाँ पे छोटा सा ओवरव्यू दिया है कि कैसे होता है, आप टॉपिक वाइज बना करके याद कर सकते हैं, ठीक है। इस माध्यम से सूत्र वगैरह आप सभी को प्रूव करना आ जाना चाहिए, आंगिक प्रश्न भी आ जाना चाहिए। जीव विज्ञान में जो भी आप सभी के बढ़िया बढ़िया टॉपिक है उस सभी को क्वेश्चन को तैयार करना है। रटने का आसान पे समझो उसको, जब टॉपिक समझ जाओगे तो आराम से हल कर ले जाओगे, समझ में आ गया। अब देखो परीक्षा में कौन कौन सी बातें आप सभी को ध्यान में रखना है, इसको सबसे पहले समझो। सबसे पहला पॉइंट, परीक्षा देते समय सर्वप्रथम प्रश्न पत्र को ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। खंडवार हल करना है, खंड अ खंड ब, ठीक है। समझ में आ गया, इतना बात कोई दिक्कत की नहीं है। जो भी प्रश्न दिए गए हैं सूत्र वगैरह का इस्तेमाल अगर करना है, चिन्ह, इकाई, यूनिट का इस्तेमाल करना है, उसका इस्तेमाल जरूर कर दो, ठीक है। परीक्षा के दौरान उत्तर पुस्तिका में रासायनिक समीकरण लिखते समय ध्यान में रहना चाहिए कि संतुलित होना चाहिए। ताप पदार्थ, प्रत्येक उत्प्रेरक, जो भी वर्धक वगैरह है उनका उल्लेख अवश्य कर देना चाहिए, ठीक है। समझ में आ गया। उत्तर पुस्तिका जो भी आप सभी का आंसर शीट होना चाहिए, सुंदर होना चाहिए और स्पष्ट तरीके से लिखना होना चाहिए, ठीक है। ऐसा ना हो कि बकवास बात है लिख कर के आ जाओ तो नंबर मिलेंगे ना, ऐसा नहीं है, ठीक है। इस बात पे नंबर नहीं मिलता है। शीर्षकों को लिखने के लिए काले व नीले स्केच पेन का इस्तेमाल करें। मतलब कोई भी हेडिंग लिख रहे हो तो काले या नीला पेन का बढ़िया से आप सभी को इस्तेमाल कर सकते हैं। चित्र बनाने के लिए नामांकित हेतु किसी भी पेंसिल का इस्तेमाल कर सकते हैं, रंगीन पेंसिल का इस्तेमाल जरूर करना है, ठीक है। समझ में आ गया।
आगे बात करेंगे कि सर्वप्रथम सरल प्रश्नों को हल करें, तत्पश्चात कठिन प्रश्नों को हल करें। सबसे पहले जो आपको प्रश्न इजी लग रहा है इजी प्रश्नों को हल कर लो, उसके बाद से हार्ड प्रश्नों को हल करो, ठीक है, जिसे मैंने पहले ही बता रखा है। समय का ध्यान रखना है, ऐसा ना हो कि प्रश्न पत्र को बढ़िया से हल करते समय आप सभी का 4 ही प्रश्न किए तो समय खत्म हो गया, ऐसा नहीं करना है। समय के हिसाब से आप सभी को पूरे पूरे प्रश्न हल करना है। समझ में आ गया? चलो, प्रश्नों के प्रकार के आधार पर आंसर देना है, ठीक है। उत्तर को फ्लो चार्ट के माध्यम से भी हल कर सकते हैं और आप सभी को हमेशा के लिए याद करना है। समझ में आ गया? चलो, अब हम बात करते हैं गणित की कॉपी बोर्ड के पेपर में कैसा लिखना है। देखो, सबसे पहले यहाँ पे देखो, सबसे पहले गणित के पाठ्यक्रम को, जो भी आपका सिलेबस है उसको बढ़िया से टॉपिक वाइज टॉपिक यहाँ पे तैयार कर लो। जो आपको नहीं याद आ रहा है उसकी सूची बना करके अपने मतलब कि पूरा सूत्र फार्मूला वगैरह सब कुछ तैयार कर लो। समझ आ गया? जो भी नियम वगैरह है, जो भी मेन टॉपिक है उसका नोट्स बना लो, नोट्स के माध्यम से तैयार कर लो, ठीक है। गणित में जो भी आपको टॉपिक समझ में आ रहा है, सरल आ रहा है, उसको सबसे पहले तैयार कर लो और उसको पहले पकड़ मजबूत कर लो। समझ आ गया? आगे बात करते हैं, उसका बार बार रिवाइज करते रहो, पुनरावृत्ति करते रहो, अभ्यास करते रहो और बोर्ड के पेपर में, ठीक है, जो भी पूछा जाने वाले रचना है, ठीक है, इसे वृत्त के लिए आता है, त्रिभुज के लिए आता है, ठीक है, आयत के लिए आता है, तो जो भी यहाँ पे क्वेश्चन है प्रूफ करने वाला सभी को तैयार करना है, क्योंकि हमेशा पूछे जाते हैं। त्रिकोणमिति का विशेष करके ध्यान में रखना है, हमेशा पूछे जाएंगे। ऊंचाई दूरी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। गणित में जिन टॉपिक्स के लिए अधिक अंक दिए गए हैं उस टॉपिक हमेशा के लिए रिवाइज करना है। समझ में आ गया? और क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप आप सभी को हल करना है, जैसे यहाँ पे बताया जा रहा है, स्टेप बाय स्टेप हल करना है। चित्र और ग्राफ जहाँ पे बनाना आवश्यक है वहाँ पे बना दो, ठीक है। रफ कार्य के लिए पीछे करना है, ठीक है, पीछे पीछे मतलब कॉपी के पीछे, ठीक है, एकदम सबसे पीछे वाले पन्ने पे, और उसको काट भी देना है, ठीक है। तिरछी ऐसा बताया गया ना, तिरछी रेखा में काट देना है, ऐसे रफ कार्य करने के बाद ऐसे काट देना है। समझ में आ गया? चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो इंग्लिश में, अब बच्चों को दिक्कत होता है कि भाई हम इंग्लिश में कैसे कॉपी लिखेंगे, कैसे क्या करेंगे, ठीक है। बहुत से बच्चे कमेंट करते रहते हैं, तो आप समझ लो। सबसे पहले सम यूजफुल टिप्स फॉर प्रिपरेशन फॉर ऑफ बोर्ड एग्जामिनेशन, कौन कौन से टॉपिक इसमें क्या कैसे कैसे करना है इसको समझते हैं। सबसे पहले जो भी आप सभी के एक्सप्रेशन दिए गए हैं, पैसेज दिए गए हैं, उसको ध्यान से पढ़ो और उस पैसेज से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं आराम से पढ़ के उसको हल करो, ठीक है। ऐसा ना हो कि बिना पढ़े हल कर लो, कहीं से छाप दो, ठीक है। जो पैसेज दिया गया उसी को छाप दोगे तो नंबर मिल जाएगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। और देखो अंडरलाइन, जो भी आप सभी को समझ में आ रहा है उसको अंडरलाइन कर दो, लोकेट कर दो, ताकि एग्जामिनर समझ जाए कि बढ़िया से ये बात इंडिकेट किया गया है, ठीक है। कि कभी भी आप सभी को इरेलेवेंट आप सभी को आंसर नहीं देना है, बकवास आंसर नहीं देना है, किसी को गाली गलौज नहीं करना है, एग्जामिनर को लालच वगैरह नहीं देना। अगर आप पढ़े भी नहीं हो तो ऐसा नहीं को लालच दे दोगे, ठीक है, ऐसा कभी भी नहीं करना है। समझ आ गया? अब देखो राइटिंग सेक्शन से रिलेटेड आप सभी को यहाँ पे दिखना है। जैसे कि सभी को पता है कि राइटिंग सेक्शन में एप्लीकेशन और लेटर राइटिंग लिखने के लिए आता है और ये 10 नंबर का टॉपिक पूछा जाता है बोर्ड के पेपर में। तो कैसे करना है, ठीक है, सब कुछ मैं ऑलरेडी पहले ही अपने चैनल पे बता रखा है। अगर आप नहीं देखें तो क्लास 10th इंग्लिश का प्लेलिस्ट ओपन करोगे तो उसका लिंक मिल जाएगा, ठीक है। आगे हम बात करते हैं ग्रामर में। तो ग्रामर में देखो कोई दिक्कत की बात नहीं है, जो भी जितने भी पार्ट्स अभी स्विच के रूल है, नरेशन है, वॉइस है, ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन है, जितने भी यहाँ पे टॉपिक है सभी को तैयार कर लो। यही सब टॉपिक बोर्ड के पेपर में पूछे जाएंगे और टेक्स्ट बुक और वर्क बुक यहाँ पे तैयार कर लो। इसी से आप सभी लोग लगाओ, प्रैक्टिस करो, ठीक है, आ जाएगा, बहुत बड़ा दिक्कत नहीं है। समझ आ गया? अब लिटरेचर में कौन कौन सा चीज़ याद करना है। सबसे पहले लेसन, जैसे लेसन और राइटर, पाठ का नाम याद करो, लेखक का नाम याद करो, ठीक है, इतना सबसे पहले तो याद कर लो। उसके बाद से उसकी स्पेलिंग जो भी होती है बढ़िया से रिवाइज कर लो, ठीक है। उसके बाद से जो भी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है, ठीक है, उसको यहाँ पे तैयार। जैसे यहाँ पे पूछा गया कि लेंचो क्वालिटीज़ के बारे में बताया गया कि लेंचो की क्वालिटीज़ क्या है, ठीक है। तो हार्ड वर्किंग था, फिल्म बिलीवर था, ठीक है, भगवान पे ज़्यादा भरोसा करता था, वाइस था, ऑप्टिमिस्ट था, इनोसेंट था। इसके बारे में आप सभी को इतने सारे पॉइंट को तैयार करना है, ठीक है। कहने का सेंस यहाँ पे है कि जब इंग्लिश का टॉपिक आ रहा है दिमाग में तो तैयार करो, तैयारी करोगे तभी दिमाग में आएगा। जितना पढ़ोगे उतना दिमाग में आएगा, जितना कम पढ़ोगे उतना कम दिमाग में आएगा। तो जाहिर सी बात है कम वहाँ पे लिखोगे, जब कम लिखोगे तो कम नंबर मिलेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप इतने सारे की पॉइंट को यहाँ पे अगर नोट कर देते हो, समझ में आ जाता है। अगर इतने सारे पॉइंट को फॉलो कर लेते हो तो बोर्ड के पेपर में आप सभी का एकदम आराम से 80% तो पार हो ही जाएगा, ठीक है, आराम से 80 या 90% पार हो जाएगा, ठीक है। तो प्यारे बच्चों आज के लिए बस इतना ही। और जितने भी विद्यार्थी 2023 बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं, जिनका एग्जाम 16 फरवरी से है, उनके लिए ऑल द बेस्ट, मेरी शुभकामनाएं हैं। और बच्चों आज का ये जो हमारा प्रयास है अच्छा लगा होगा, हेल्पफुल लगा होगा, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। अगर चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।